हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए डियर, इसमें आपके पास एक पूरी यूनिट है और उसमें से ये एक अलग चैप्टर है। जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इस यूनिट का। अब आपके पास जो ये वाला चैप्टर है इसमें बेसिकली आपके पास इक्विलिब्रियम बताया गया है इकोनॉमी का, और इक्विलिब्रियम को दो अप्रोचेस से आपको एक्सप्लेन करा गया है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली आता है। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। हमने यहाँ पर नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है या कैसे प्रेजेंट करना है, राइट। तो सबसे पहले डियर आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, या ASAD अप्रोच के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टैब्लिश होता है। तो इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन AD इज इक्वल टू AS, दैट मीन्स जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। डियर, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़कर आए हैं और आपने ये पढ़ा है कि अगर हम मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का इंटरसेक्शन जहां देखते हैं, यानी जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होती थी, वहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम होता था। इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम आप दूसरे शब्दों में विन विन सिचुएशन बोल सकते हो, जहां पर प्रोड्यूसर्स और बायर दोनों कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पर एग्री कर जाते हैं। आप ये कह सकते हैं जहां पर दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट आ गया जहां पर दोनों को विन विन सिचुएशन लग रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप कस्टमर का प्रोस्पेक्ट लेंगे तो कस्टमर क्या चाहता है? कम पैसे देकर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना। लेकिन एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? ज्यादा प्राइस लेकर कम क्वांटिटी बेचना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों को एक पॉइंट तो चाहिए ना जहां पर दोनों एक जाके सेटल्ड हो सके, और वही पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पर आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों का एग्रीमेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी को सेल परचेज करने के लिए। यही चीज आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन करी। अब यही बात जब कंट्री के पर्सपेक्ट से पढ़नी होती है तो आपके पास मार्केट डिमांड शब्द हटकर एग्रीगेट डिमांड आ जाता है, मार्केट सप्लाई शब्द हटकर एग्रीगेट सप्लाई आ जाता है। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? पूरे देश की डिमांड, राइट। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? कि पूरे देश में कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, या कितना सप्लाई आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप इनकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, आप लोग ऑलरेडी नेशनल इनकम पढ़कर आए हैं कि जितना आउटपुट मेथड से आपके पास इनकम निकल रही है, आपने पढ़ा आउटपुट मेथड से भी आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, या फिर आप वैल्यू एडेड मेथड से भी निकाल सकते हैं, इनकम मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये बोला जाता है जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वही आपके पास इनकम जनरेशन है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है, और जहां पर आप 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में ही पूरा पढ़ रहे हैं, यानी हाउस होल्ड और फर्म। तो इसी वजह से जितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है उतनी ही इनकम भी जनरेट होती है, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई यानी जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उतनी ही आपके पास इनकम भी जनरेट हुई, ठीक है। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां होगा? ASAD अप्रोच में, जहां AD जो है वो AS के इक्वल होगी। इस अप्रोच को पढ़ने से पहले हमें इस अप्रोच की अजम्पशन पढ़नी है। आप ये कह सकते हैं, चाहे आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ें चाहे ADS अप्रोच पढ़ें, अजम्पशन यही है। जितनी भी इकोनॉमी के अंदर आप इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं डियर, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अजम्पशन जरूर होती है, राइट। तो क्या अजम्पशन है? सबसे पहली अजम्पशन तो यह है कि हम यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल को स्टडी कर रहे हैं, यानी ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म, देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। 4 सेक्टर इकोनॉमी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि रियल में एग्जिस्ट करती है ऑब्वियसली, लेकिन फिलहाल के लिए जो आपके पास इक्विलिब्रियम सिचुएशन समझाई गई है ये 2 सेक्टर मॉडल में, यानी आपके पास 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म। दूसरा, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसे कांस्टेंट माना गया है। आपको याद होगा हमने इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की बताई थी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। आपको अगर नहीं याद है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक की मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां जाइए, आपको वो चैप्टर मिलेगा, और पहले आप उस चीज को स्टडी करिए, तभी आप हमारी बात से रिलेट कर पाएंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट है हमने आपको 2 पार्ट बताए थे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स, लाइक उसका लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम के साथ साथ बढ़ती और घटती रहती है, राइट। तो यहां पर हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट ली है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट।
थर्ड, यहां पर हमने माना है कि जो कमोडिटी के प्राइस हैं दैट इज रिमेन कांस्टेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम जो ये अप्रोच पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। देखिए लॉन्ग रन के जितने भी कंसेप्ट हैं आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे, बीकॉम बीबीए में जाके पढ़ेंगे, आप जितना भी 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट रन पर ही बेस्ड है। तो ये 4 अजम्पशंस आप याद रखेंगे। एक तो हम 2 सेक्टर मॉडल में स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना गया है, प्राइस को कांस्टेंट माना गया है, और जो ये स्टडी करी जा रही है शॉर्ट रन में करी जा रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे डियर, एक एक करके दोनों चीजों को पहले समझाएंगे। लाइक एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, पहले हमने ये बता दिया इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, फिर हमने इस अप्रोच की अजम्पशंस बता दी। अब हम ये बताएंगे एग्रीगेट डिमांड, फिर हम बताएंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, और फिर दोनों का इक्विलिब्रियम समझाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से अपने आंसर को फॉर्म करेंगे तो अच्छा लगेगा और एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी लगेगा। तो एग्रीगेट डिमांड क्या थी डियर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। In two sector model, aggregate demand is a total of consumption and investment expenditures, right? तो हमने इसके बारे में स्टडी करा था कि aggregate demand is the sum total of consumption और investment expenditure. Consumption मतलब हाउसहोल्ड के द्वारा करे जाने वाली डिमांड को कंजम्पशन डिमांड कहा जाता है, और फर्म के द्वारा करी जाने वाली डिमांड को इन्वेस्टमेंट डिमांड कहा जाता है। यानी अगर मान लीजिए मेरी फर्म कंप्यूटर सेलिंग की है, तो अगर एक घर में कोई बंदा है वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर परचेज करना चाहता है तो वो कंजम्पशन डिमांड कर रहा है। और एक फर्म है जो अपना एक सेटअप क्रिएट कर रही है, उनको 12-13 कंप्यूटर चाहिए उस सेटअप को क्रिएट करने के लिए, तो वो भी कंप्यूटर की डिमांड कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो डिमांड हाउस होल्ड अगर करें तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, और अगर डिमांड फर्म के द्वारा करी जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड कहलाती है, राइट। और यहां पर कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ इनकम पर। यानी जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे। कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है ना आपने, कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी आप बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो हमने यहाँ पर फिक्स लिया है, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास इसका लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम यहाँ पर छोटा सा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको कर्व बनाकर दिखा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमने कंजम्पशन कर्व यहाँ से स्टार्ट करके दिखाया था। उसके पीछे रीजन क्या होता है डियर, आपको पता है कि यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब जीरो लेवल इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर होता है इकोनॉमी के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी जीरो लेवल इनकम है तो कुछ कंज्यूम नहीं होगा। देखिए अगर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कमाते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे वो ओल्ड एज हैं या बच्चे हैं, तो आपको पता है कि तो वो नहीं कमा रहे तो भी कंज्यूम तो करेंगे ना। इसी तरीके से जो पुअर पीपल्स हैं, जो लोग नहीं कमाते हैं, जो कहीं बैगिंग करके या कुछ भी आप समझ सकते हैं, जीरो लेवल इनकम पर भी कंजम्पशन जरूर करी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अब आप कोरोना टाइम आपने देखा कि लोग नहीं कमा रहे थे, क्या कंज्यूम करना लोगों ने बंद कर दिया? नहीं, खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा सेल हुई बिकॉज वो डिस सेविंग कर रहे हैं। डिस सेविंग मतलब जो उनके पास ऑलरेडी सेविंग है उसको तोड़कर वो कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जीरो लेवल इनकम पर भी कंजम्पशन होती है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसीलिए कंजम्पशन कर्व आपका यहां से स्टार्ट होता है, राइट। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, और ये क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। इसकी स्लोप कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। लाइक जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास फिक्स रहता है, तो ये आपके पास बनता है पैरेलल टू एक्स। अब इससे अगर हमारे को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ज्वाइन करके एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना है तो डियर वो कैसे बनाया जाएगा, ये देखिए। यहां पर आपके पास आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट कुछ भी आप कह सकते हैं, और यहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जो भी है। अब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट कर्व हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये आपका कंजम्पशन कर्व हो गया। अब आपको पता है डियर एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगा, इट्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो ये पूरा पोर्शन है, अगर हम इसको पूरा का पूरा शेड देखें तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है दैट इज कंजम्पशन। अब कंजम्पशन में क्या ऐड करना है आपको, इन्वेस्टमेंट। तो फॉर एग्जांपल आपके पास OY1 इनकम लेवल है जिस पर आपका कंजम्पशन लेवल इतना है, यहां तक आपका कंजम्पशन है। अब कंजम्पशन में आपने इन्वेस्टमेंट और जोड़नी है, ये मत समझिए कि इसके अंदर आ गया, इतना तो कंजम्पशन है ही है। वो बात सिर्फ अलग है कि कंजम्पशन के नीचे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी आ गई। तो अगर आपकी OY1 इनकम है तो इतना तो आप कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं, बाकी का आपको इन्वेस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से जितने भी आपके पास इनकम लेवल होंगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट ऐड करते जाएंगे, तब जाकर आपके पास बनेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व विच इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट,
राइट। अब ये जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है ये पैरेलल बना है इसके। और एक और वर्ड याद रखिएगा डियर, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व भी बोलते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कई बार एग्जाम में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिमांड इज द सेम थिंग, राइट। तो ये पैरेलल क्यों बना, क्योंकि कंजम्पशन में आप बार बार फिक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, तो जो डिफरेंस है आपके पास दैट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट का। तो ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डिफरेंस है और इन्वेस्टमेंट आपके पास सेम रहता है, इसीलिए आप देखिए जो गैप है ये हमेशा आपके पास इक्वल रहेगा। तो अभी हमने डिराइव कर लिया एग्रीगेट डिमांड कर्व, राइट। अब हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व देखेंगे और फिर हम इनका इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो चलिए, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इट इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। तो आपके पास ये एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोलते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उतना ही इनकम जनरेट हुआ है, क्योंकि टू सेक्टर फ्लो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था, जितना आपके पास फर्म प्रोड्यूस तैयार करती है उतना ही फर्म इनको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करती है, यानी इनकम भी उतना ही जनरेट होता है। तो इनकम जो होती है इंसान की, उसे कहां पर खर्च करता है, कंजम्पशन पर, और बाकी का बचा हुआ सेव कर लेता है, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व या इनकम कर्व कैसा बनता है आपके पास, इट्स 45 डिग्री लाइन। वाई, बिकॉज आपको पता है कि यहां पर आप इनकम शो कर रहे हैं या आउटपुट शो कर रहे हैं, और यहां पर आप एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना रहे हैं। तो आप बताइए क्या एग्रीगेट सप्लाई और इनकम कर्व एक ही बात नहीं है? तो एक ही तो बात है। तो अगर आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1। तो ये आपके पास एक 45 डिग्री लाइन बनकर आपके पास तैयार हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले हमने ये अप्रोच समझाने के लिए इक्विलिब्रियम बताया, फिर अजम्पशन बताई, फिर एग्रीगेट डिमांड को बताया, फिर एग्रीगेट डिमांड के जो दोनों कंपोनेंट थे उनका डायग्राम बनाकर दिखाया, फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व बना के दिखाया, एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी बना के दिखा दिया। अब शेड्यूल बनाएंगे और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम समझाएंगे शेड्यूल और डायग्राम से। तो मान लीजिए आपके पास इनकम लेवल है और ये कंजम्पशन है, तो इनकम में से आप कंजम्पशन का खर्चा माइनस कर देंगे तो आपके पास सेविंग आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है तो हमने 40 करोड़ या कुछ भी आप ले सकते हैं, 40 करोड़ हमने फिक्स दे ली। नाउ एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगा डियर, एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दैट इज 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560, राइट। और एग्रीगेट सप्लाई किससे बनता है, कंजम्पशन और सेविंग से, दैट इज 0, क्योंकि इनकम 0 है तो ये भी 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 100, ये आगे आपके पास 200, दिस इज 300, दिस इज 400, 500 एंड दिस इज 600। तो आप देख सकते हैं इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई इज द सेम। नाउ इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टैब्लिश्ड होगा, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। दिस इज द पॉइंट, लुक एट इट। यहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गई। इससे पहले जो है वो आपके पास डिसइक्विलिब्रियम है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और इसके बियॉन्ड एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो दीज 2 पॉइंट्स आर डिसइक्विलिब्रियम, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी अगर इनकम लेवल 400 हो जाए तो आपके पास इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर आ जाएगी, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम, जहां पर आपके पास कोई भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं है, जो कि एक रियल सिनारियो में किसी भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड एकदम एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, ये बात आप जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में नहीं होता। ऐसा जरूर देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन होगा, यानी आपके पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, एक्सेस डिमांड इसको बोलते हैं, या फिर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी यानी डिफ्लेशन होगा, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के बारे में, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। तो इसके बारे में और डिटेल में आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है। फिलहाल हमारे को इस चैप्टर में सिर्फ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है, यानी जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। तो अब हमने क्या किया डियर, दोनों कर्व्स आपको सिखा दिए ऑलरेडी। तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो कि 0 से स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और कंजम्पशन में भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है और इन्वेस्टमेंट तो होता ही ऑटोनॉमस है। तो 0 लेवल इनकम पर भी, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती ही होती है, इस वजह से एग्रीगेट डिमांड यहां से आपके पास स्टार्ट हो रहा है, राइट। और एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इनकम कर्व एक ही बात है, ये 45 डिग्री लाइन आपके पास बनती है, राइट। और इसके 45 डिग्री लाइन के पीछे रीजन क्या है,
इट्स अ टू सेक्टर फ्लो। जितना आपके पास आउटपुट तैयार हो रहा है उतना ही इनकम जनरेट हो रहा है टू सेक्टर फ्लो के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपके पास इक्विलिब्रियम कहां स्टैब्लिश हुआ, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहां पर आपके पास एक तरीके से इक्विलिब्रियम इनकम आ गई एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम डिमांड और इक्विलिब्रियम सप्लाई, राइट। अब आपने क्या करना है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आपने डायग्राम में बनाया वैसा ही एक्सप्लेन करिए। तो हमने लिख के दिया है आपको, इन द अबव डायग्राम AD इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, वेयर OA रिप्रेजेंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, राइट। एज AS is the aggregate supply curve. Now equilibrium is established where aggregate supply and aggregate demand intersect, that is point E, right? It is known as effective demand. तो ये जो E point है आपके पास effective demand है या equilibrium point कह सकते हैं। तो हमने शेड्यूल बनाया, डायग्राम बनाया, फिर डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ डियर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम भी एक्सप्लेन करना चाहिए, दैट इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बड़ी होती है तो इकोनॉमी का ऐसा मानना है कि आप कोई भी डिसइक्विलिब्रियम पर हो, घुमा फिरा कर आप इक्विलिब्रियम पर आ जाओगे। उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी गई, क्या दी गई कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तो इसका मतलब यह है कि लोग अपनी स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा कर देंगे, यानी खर्चा ज्यादा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि लोग खर्चा ज्यादा करेंगे तो फर्म प्रोड्यूस भी बढ़ा देगी, क्योंकि फर्म अपना आउटपुट बढ़ा देगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी, राइट। मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, दिस इज एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। फॉर एग्जांपल अभी भी आप इस इनकम पर हैं, Y2 इनकम पर, ठीक है। अब यहां पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्योंकि लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो फर्म भी अपना प्रोड्यूस बढ़ा देगी। फर्म प्रोड्यूस बढ़ाएगी, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाएगी, यानी वापस आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाओगे। यानी वो इनकम तब तक राइज होगी जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती। बिल्कुल सेम चीज आपके पास दूसरे डिसइक्विलिब्रियम में, यहां पर क्या है देखिए, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। अब क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो आपके पास लोगों ने खर्च करना कम कर दिया, जिसकी वजह से फर्म के पास इन्वेंट्री लेवल बढ़ रहा है। इन्वेंट्री लेवल उनके पास क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि इन्वेंट्री लेवल बढ़ रहा है तो जो फर्म है वो प्रोडक्शन कम कर देगी। फर्म प्रोडक्शन कम करेगी तो आपके पास इनकम जो है, क्योंकि आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो इनकम धीरे 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 कम होती जाएगी, और वो तब तक कम होगी जब तक कि आप वापस आकर इक्विलिब्रियम पर आकर टिक नहीं जाते। तो इस तरीके से इकोनॉमी ये मानती है कि जो ये मार्केट फोर्सेस होते हैं, लाइक ये फर्म और जो आपके पास कस्टमर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली ही इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर देते हैं, यानी आप इक्विलिब्रियम पर आकर ही टिक जाते हो। बट इन रियल टर्म कोई भी इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पे ऑपरेट नहीं कर पाती। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आपको देखने को